Welcome to Legal Air. I normally post the videos on important topics of law. Now I have decided to start a series of the important acts. मैं important acts पर lectures upload करने जा रही हूँ और जो मेरा पहला act है वो है The Limitation Act 1963 और इसके जितने भी important sections होंगे, जितने भी important provisions हैं, उन सब पर lectures upload होंगे. So to stay tuned and updated to all the videos, subscribe to the channel. So what is the Limitation Act? Limitation Act is a procedural law. तो procedural law होता क्या है? वो law होता है जिसमें rights और liabilities को enforce कराने की provisions हों, के procedures provide किए गए हों कि किसी right या liability को कैसे enforce कराया जाना चाहिए. और जो लिमिटेशन एक्ट है वो स्पेसिफिकली बात करता है कि किस सूट को फाइल करने के लिए या किस एप्लीकेशन या अपील को फाइल करने के लिए कितना टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड है, क्योंकि ये डिपेंड करता है केस टू केस. फॉर एग्जांपल किन्हीं केसेस में होता है ये टाइम पीरियड 3 इयर्स का, किन्हीं में 12 इयर्स का, किन्हीं में 30 इयर्स का. फॉर एग्जांपल एक जो डेफेमेशन के लिए कंपनसेशन ग्रांट की जाती है उसका टाइम पीरियड है 1 ईयर. और वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि जिस दिन डिसीजन हुआ होता है कि इस पर्सन को कंपनसेशन पे की जाएगी, अगर उसके 1 साल के अंदर अंदर दूसरा पर्सन कंपनसेशन नहीं पे करता है तो वो पर्सन क्या कर सकता है, जिसको कंपनसेशन ग्रांट होनी थी वो 1 साल के अंदर अंदर सूट फाइल कर सकता है अगेंस्ट द पर्सन कि कंपनसेशन उसको ग्रांट की जाए. सो द सेक्शन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इज सेक्शन 3 बार ऑफ लिमिटेशन और ये आता है लिमिटेशन एक्ट के पार्ट 2 के अंडर. तो सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग ये है कि अगर कोई भी सूट या कोई भी अपील या कोई भी एप्लीकेशन फाइल की जाती है प्रेस्क्राइब्ड पीरियड के एक्सपायर होने के बाद, फॉर एग्जांपल किसी सूट को फाइल करने का टाइम पीरियड जो बताया गया है एक्ट के अंदर वो है 3 साल, और 3 इयर्स के बाद अगर कोई पर्सन वो सूट फाइल करता है तो उसका सूट हो जाएगा, डिसमिस हो जाएगा और वो खारिज कर दिया जाएगा और उसको सूट फाइल करने नहीं दिया जाएगा टाइम पीरियड के एक्सपायर होने के बाद. अब इसके सबसेक्शन 2 में प्रोवाइडेड है अ सूट इंस्टीट्यूटेड. तो सूट इंस्टीट्यूटेड है क्या, कि सूट कैसे माना जाएगा कि जो सूट है उसको इंस्टीट्यूट कर दिया गया है. जब एक प्लेंट प्रेजेंट की जाती है कोर्ट में किसी जज के सामने तो उसको माना जाएगा कि सूट इंस्टीट्यूट हो गया है. या एक पॉपर है, पॉपर वो पर्सन होता है जिसके पास पैसे नहीं होते हैं पे करने के लिए, तो अगर वो एज अ पॉपर एप्लीकेशन देता है कोर्ट में तो उस एप्लीकेशन को भी क्या माना जाएगा, सूट माना जाएगा, इंस्टीट्यूटेड. और थर्ड है कि अगर एक क्लेम है कोई पर्सन करता है किसी कंपनी के अगेंस्ट जो कि वाउंड अप हो रही है और वो क्लेम वो सेंड कर देता है किसको, ऑफिशियल लिक्विडेटर को, वो पर्सन वो ऑफिसर जिसको कोर्ट अपॉइंट करती है जो कंपनी वाउंड अप हो रही है उसके अफेयर्स को मैनेज करने के लिए, उस पर्सन को जब प्लेंटिफ है अपना क्लेम सेंड करता है तो उसको भी माना जाता है कि सूट इंस्टीट्यूट कर दिया गया है. और जो क्लेम होगा सेट ऑफ का या काउंटर क्लेम का उसको सेपरेट केस माना जाएगा, सेपरेट सूट माना जाएगा. अब एक ये क्वेश्चन अराइज होता है माइंड में कि जब एक पर्सन है अगर वो एक्सपायरेशन होने से पहले लिमिटेशन पीरियड की सूट फाइल नहीं कर पाता है तो उसका जो सूट है वो डिसमिस हो जाता है और वो अपने राइट को कैसे क्लेम करेगा. उसका राइट जो क्लेम करने का जो है उसके पास वो उसका ख़त्म हो जाता है. बट ये नहीं है. सेक्शन 3 सिर्फ और सिर्फ एक रेमेडी को, एक ज़रिए को, एक वे को बंद करता है, ना कि जिस पर्सन का जो राइट एग्जिस्ट करता है उसको एक्सटिंग्विश नहीं करता, उसका राइट ख़त्म नहीं होता. वो किन्हीं और एक्ट्स के अंडर या किन्हीं और लॉज के अंडर अपने राइट को इन्फोर्स करा सकता है. कोई एक क्रेडिटर है जिसने अपने पैसे लेने हैं, ये नहीं है कि वो अगर वो लिमिटेशन एक्ट में जो पीरियड प्रेस्क्राइब्ड है उसके अंदर अंदर अगर वो सूट फाइल नहीं कर पाया तो उसका जो राइट है वो एक्सटिंग्विश हो जाएगा. उसका राइट सबसिस्ट करेगा, उसका राइट रहेगा, पर वो किसी और एक्ट या किसी और लॉ के अंडर अपना राइट इन्फोर्स करा सकता है. अब सेक्शन 3 का क्रक्स क्या निकलता है कि एक पर्सन अगर
लिमिटेशन पीरियड ख़त्म होने के बाद सूट फाइल करता है तो उसका सूट क्या है, डिसमिस हो जाएगा, उसको सूट फाइल करने के लिए नहीं दिया जाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसका जो राइट है वो एक्सटिंग्विश हो जाता है। उसका राइट रहता है, बट वो किसी और लॉ के अंडर या किसी और एक्ट के अंडर अपना राइट इन्फोर्स करा सकता है। सो फोर्थ सेक्शन इज एक्सपायरी ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड व्हेन द कोर्ट इज क्लोज्ड। तो उस दिन प्रिस्क्राइब्ड पीरियड का एक्सपायर होना, ख़त्म होना, जिस दिन कोर्ट क्लोज है, बंद है। तो ये कैसे हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, एक प्रिस्क्राइब्ड पीरियड जो है लिमिटेशन का किसी सूट को फाइल करने के लिए है, वो है 3 इयर्स का, और वो स्टार्ट होता है 3 जनवरी 2018 और वो ख़त्म कब होगा? 3 जनवरी 2021 को। बट 3 जनवरी 2021 को क्या आ गया? संडे आ गया। तो क्या होगा कि जब नेक्स्ट वर्किंग डे पर जब कोर्ट रीओपन होगी तो उस पर्सन को ये टाइम पीरियड दिया जाएगा कि वो उस दिन सूट फाइल कर सकता है। बट सेक्शन 4 ये स्पेसिफिकली प्रोवाइड करता है कि जो ये टाइम पीरियड है ये एक्सटेंशन नहीं है, ये लिमिटेशन पीरियड को एक्सटेंड नहीं किया गया है। ये बस उन सिचुएशंस के लिए है कि जिस दिन अगर कोई हॉलीडे आ जाती है या कोई छुट्टी होती है या कोर्ट क्लोज होती है तो उस सिचुएशन के लिए ये रेमेडी है, ये एक वे आउट है। सो जो सेक्शन 4 की एक्सप्लेनेशन है वो एक एग्जाम्पल की तरह काम करती है कि अगर कोई कोर्ट वर्किंग डे पर किसी टाइम पीरियड के लिए क्लोज रहती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई कोर्ट है जो 11 बजे से लेकर दोपहर के 2 या 3 बजे तक बंद रहती है, तो उसको भी क्या माना जाएगा कि कोर्ट उस दिन के लिए क्लोज्ड है। और अगर किसी पर्सन का उस दिन लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो रहा है तो वो उसको नेक्स्ट डे मिल जाएगा, नेक्स्ट वर्किंग डे मिल जाएगा अपना सूट फाइल करने के लिए। सो नाउ इज सेक्शन 5। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये सेक्शन है एक्सटेंशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड इन सर्टेन केसेस, कि कुछ केसेस में जो प्रेस्क्राइब्ड पीरियड है, जो लिमिटेशन पीरियड है, उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। और ये पहले ये याद रखना है कि जो सेक्शन 5 के अंडर कोई पीरियड एक्सटेंड होता है तो वो डिपेंड करता है ऑन द कोर्ट। अगर कोर्ट को लगता है कि ये एक्सटेंड किया जाना चाहिए तो ही वो करेंगी, अगर उनको नहीं लगता है कि नहीं एक्सटेंड किया जाना चाहिए तो वो नहीं करेगी। इसके लिए क्या है कि जो एप्लीकेंट है, जो एप्लीकेशन देता है, जो एपेलेंट है, जो अपील फाइल करता है, अगर वो पर्सन कोर्ट को सेटिस्फाई कर देते हैं कि उनके पास कोई एक ऐसा रीज़न था, उनके पास कोई एक ऐसा सफिशिएंट कॉज था जिसकी वजह से वो सूट फाइल नहीं कर पाए, अपील फाइल नहीं कर पाए या एप्लीकेशन नहीं दे पाए, तो कोर्ट क्या है उनको एक्सटेंड कर सकती है टाइम पीरियड। बट अगर कोर्ट को नहीं लगेगा तो वो नहीं करेगी। अब आता है सफिशिएंट कॉज। सफिशिएंट कॉज है क्या? सफिशिएंट कॉज कैसे इस्टेब्लिश किया जा सकता है? तो उसके लिए कुछ एसेंशियल्स हैं जिनका होना इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट है कि जो सिचुएशन है जो कि सफिशिएंट कॉज बताई जा रही है वो पर्सन के कंट्रोल के बाहर होनी चाहिए। कुछ ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए जिस पर ह्यूमनली कंट्रोल नहीं हो सकता, जैसे कि आजकल कोविड की सिचुएशन चल रही है। सेकंड है कि जो पर्सन है वो नेग्लिजेंट नहीं होना चाहिए, वो पूरा एक्टिव हो, वो केयर और कॉशन के साथ काम कर रहा हो, बट उसके बावजूद भी अगर वो एक्सपायरेशन पीरियड से पहले सूट फाइल नहीं कर पाता है तो उसको एक्सटेंशन मिल सकती है। थर्ड है कि जो उसकी इंटेंशन होनी चाहिए वो बोनाफाइड होनी चाहिए। बोनाफाइड इंटेंशन मीन्स गुड इंटेंशन होनी चाहिए उसके पार्ट पर। अगर उसकी इंटेंशन बोनाफाइड नहीं है तो वो सफिशिएंट कॉज नहीं हो सकता। अब जो सफिशिएंट कॉज है उसकी एग्जाम्पल्स क्या हैं कि क्या क्या सफिशिएंट कॉज हो सकते हैं। फर्स्ट आता है मिस्टेक ऑफ द काउंसिल। जो एडवोकेट है, जो लीगल एडवाइज़र है, अगर वो ही मिस्टेक पर है, अगर उसकी मिस्टेक के कारण एक्सपायरेशन पीरियड के पहले सूट फाइल नहीं होता है तो वो सफिशिएंट कॉज हो सकता है। बट अगर पार्टी क्या है वो खुद डिलिजेंट हो, वो खुद नेग्लिजेंट ना हो,
पार्टी की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बट अगर काउंसिल की मिस्टेक है तो वो सफिशिएंट कॉज हो सकता है। सेकंड आता है मिस्टेक ऑफ द क्लर्क ऑफ एन एडवोकेट। उसी तरह ही जो क्लर्क है अगर उसकी मिस्टेक हो जाती है बट वो भी टेक्निकल ग्राउंड्स पर होनी चाहिए तो उसको कंडोन किया जा सकता है, बट इसमें भी एक वही कंडीशन है कि जो पार्टी खुद है वो नेग्लिजेंट ना हो। थर्ड आता है इलनेस। अगर कोई बीमारी है, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो पर्सन सूट फाइल नहीं कर पाया 3 साल के पहले पहले या जो भी एक्सपायरेशन पीरियड है उसके पहले पहले, तो उसको भी एक्सटेंड किया जा सकता है टाइम पीरियड को। बट जो इलनेस होनी चाहिए वो सीरियस नेचर की होनी चाहिए, ऐसी इलनेस होनी चाहिए जो सच में ही उस पर्सन को डिसेबल कर दे कि वो सूट फाइल ना कर पाया हो। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स थी कि क्या क्या सर्कमस्टांसेस या क्या क्या सिचुएशन सफिशिएंट कॉज इस्टेब्लिश कर सकती हैं। बट इसमें भी क्या है कि अगर ये सारी सिचुएशंस भी अवेलेबल हैं, इसको इस्टेब्लिश भी किया जाता है, बट अगर कोर्ट को लगता है कि इनको एक्सटेंशन मिलनी चाहिए तभी मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। एक्सटेंशन ये कोर्ट पर ही डिपेंड करता है। So these were the sections 3, 4 and 5 of the Limitation Act 1963. If you have any question or any suggestion, then you can ask in the comment section down below.